नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल से सज्जाद लोन का इस्तीफा, मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज। इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के फैसले का इंतजार। श्रीनगर एनआईटी में तनाव बरकरार, बाहरी छात्रों का कश्मीर से बाहर कैंपस शिफ्ट करने की मांग। केंद्र और राज्य सरकार ने छात्रों की सुरक्षा का दिया भरोसा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर हाईकोर्ट से आज आ सकता है फैसला। कांग्रेस ने राज्यपाल और केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। हरीश रावत ने मोदी सरकार पर लगाया कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए ने एफबीआई से मांगा सहयोग। पाकिस्तान के रुख पर विदेश मंत्रालय की नाराजगी, कहा प्रभावी कदम के बाद ही रिश्ते होंगे सामान्य। पनामा पेपर लीक की आंच फीफा तक पहुंची, नए अध्यक्ष गियानी की भूमिका पर सवाल। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से मुख्यधारा की राजनीति में आए सज्जाद गनी लोन ने मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिए गए विभाग से नाराज हैं। महबूबा मुफ्ती ने लोन को सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार प्रशिक्षण विभाग दिया था। महबूबा मुफ्ती ने उनके इस्तीफे पर अभी फैसला नहीं किया है। उन्होंने इस मसले पर उन्हें बीजेपी के फैसले का इंतजार है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया था। सज्जाद लोन पूर्व अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं। पिछली मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार में भी लोन को पशुपालन विभाग का कामकाज सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। एनआईटी श्रीनगर में पढ़ रहे बाहरी छात्रों ने कैंपस शिफ्ट करने और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई समेत 5 मांगे रखी हैं। संस्थान के दौरे पर गई मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने छात्रों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी में तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। गैर कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि उनकी जान को खतरा है और वो कैंपस छोड़कर जाना चाहते हैं। बाहर के छात्र अपनी सुरक्षा के लिए एनआईटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई समेत 5 मांगे कर रहे हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जेके पुलिस को अंदर अलाउड किया, उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज की। उसके बाद से मतलब वहाँ पे ऐसी कंडीशन है और जो भी अभी तक एक्शन हो रहे हैं वो सब नॉन लोकल्स के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं परिजन भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान हैं। की पढ़ाई खराब हो रही है, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई वेस्ट हो। सब पढ़ने के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए हुए हैं, कोई ऐसे थोड़ा आए हुए हैं। इसलिए उनकी बात भी सुननी चाहिए, बच्चों की बात तो सुनो। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2 सदस्यीय दल ने संस्थान के छात्रों और अधिकारियों से बातचीत की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की है। एचआरडी के ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं। हमने लगभग 500 छात्रों के साथ वार्तालाप की है। हमने कहा है कि जो छात्र विचलित है वो हमें बतलाएं ताकि हम उन्हें सहयोग दे सकें। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती से बात की थी। जो ही मुझे सूचना प्राप्त हुई एनआईटी कश्मीर के संबंध में, तुरंत मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री महबूबा जी से बात किया और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से मुझे टेलीफोन करके अवगत कराया कि नहीं, हम सभी बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मंगलवार को एनआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए थे। दरअसल एनआईटी में गुरुवार रात से ही तनाव बना हुआ है। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने सभी पक्षों के बीच सुलह का प्रयास किया था। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन दूसरे राज्यों के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार जारी रखा और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन और केंद्र के बजट अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कल कोर्ट ने केंद्र सरकार की सुनवाई टालने से जुड़ी अर्जी को खारिज कर दिया था।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह खारिज कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई के दौरान कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र के विनियोग अध्यादेश पर सवाल उठाए। इस मामले पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होने न होने की बात की गई है वो बहाना है, वो कानून के अंतर्गत बिल्कुल रेलेवेंट चीज नहीं है जो कोई संबंध रखे राष्ट्रपति शासन के आदेश से। इधर बीजेपी ने कहा है कि वो हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है। अब तो कोर्ट के सामने मामला है, ये तो स्वाभाविक है, इट इज बट नेचुरल कि जो भी पक्ष आर्ग्यू करेगा अपना ही पक्ष रखेगा। तो उन्होंने जो भी रखा है वो तो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ की बहस चल रही है और उसका बिल्कुल जवाब होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट के सामने ये सारे बातें आएंगे। जो तर्क उन्होंने दिए, हमारे कुछ उसके विरुद्ध तर्क होंगे, कुछ हमारे तर्क होंगे, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, चलेगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 7 अप्रैल तक सदन में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। इससे पहले 28 मार्च को रावत सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा फिर से पेश किया है। इस सिलसिले में राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप लगाया है। हरीश रावत का कहना है कि केंद्र राज्य के साथ सहयोग के बजाय लड़ाई करने की मुद्रा में है। हम तो समझ रहे थे जब मोदी जी कहते थे शुरुआत के दिनों में कि मैं बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, तो हम समझते थे कि छोटे राज्यों को ये ज़्यादा अवसर देंगे, लेकिन कालांतर में लगा नहीं, ये तो कहने की बात कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की तरफ आज सरकार है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो गैर कांग्रेसी ना गैर भाजपाई हो जो आज ये कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में सूखे की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मनरेगा फंड जारी करने में देरी पर फटकार लगाते हुए कहा कि 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं और केंद्र कुछ नहीं कर रहा। केंद्र आज इस मामले में अपना पक्ष रखेगा। वहीं पानी संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैच कराने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। देश में इस वक्त 9 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में सूखे से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग पीने के पानी तक को तरस गए हैं। लातूर, परभणी में पानी भरने की जगहों पर धारा 144 लगानी पड़ी है। टैंकर और रेल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आणि वॉटर लेवल बोलते सब अपना बिगर सिंचन जो वाटर सप्लाई है तो कलम है, लातूर है, नगर पालिका MIDC है और दारूर केज है और अम्बेजोगाई है। इतने वाटर सप्लाई बिगर सिंचन चलते मांजरा डैम, ये मेजर डैम है और ये मेजर डैम में 80-81 तक पहली बार ये ऐसा सूखा पड़ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है और जब तक यहाँ पानी की सिंचाई नहीं बढ़ेगी, पानी का संवर्धन नहीं होगा, चेक डैम नहीं बनेंगे, डैम नहीं बनेंगे, समुद्र में जाने वाला पानी जब तक रुकेगा नहीं, तब तक वहाँ की परिस्थितियों में बदल होना कठिन है। महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को BCCI, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह से पानी की बर्बादी कैसे कर सकते हैं, उनके लिए लोग ज़्यादा अहम हैं या फिर IPL मैच। कोर्ट ने कहा कि मैच ऐसी जगह होने चाहिए जहां जल संकट नहीं हो। इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। 60 मैचेस में से 20 मैचेस जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं वो उनको महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने इंटरिम रिलीफ मांगी है कि जब तक PIL डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक स्टेडियम्स को रोका जाए कि पिचेस की मेंटेनेंस के लिए वो पानी यूटिलाइज करें। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में सूखे की स्थिति को लेकर
केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र को गुरुवार तक हलफनामा देकर ये बताने को कहा कि मनरेगा योजना सूखा पीड़ित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है और इन राज्यों में वो किस तरह से फंड मुहैया करा रही है। जहां 100 दिन न्यूनतम काम देने का प्रस्ताव है कानून में, वहां 50 दिन भी पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। और जो इतनी बड़ी बकाया राशि पड़ी है, उस बकाया राशि का भुगतान कब होगा, कैसे होगा और इतनी देर क्यों होती है मनरेगा के पैसे का भुगतान करने पे, इस सब पे बहुत सख्त रुख लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल तक जवाब मांगा है। एक एनजीओ की तरफ से दायर जनहित याचिका में सूखा पीड़ित राज्यों के लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज मुहैया कराने को लेकर केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गर्मी आज शुरू होते ही मुंबई से सटे ठाणे और नवी मुंबई के इलाकों में पानी की कटौती शुरू हो गई है। ठाणे, मुंब्रा, कलवा, दीवा और नवी मुंबई में पिछले महीने से 40% पानी की कटौती शुरू कर दी गई थी। पानी कटौती की स्थिति और भयावह होने वाली है। बुधवार से इन इलाकों में 60 घंटों के लिए पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ दीवा, मुंब्रा और कलवा जैसे इलाकों में है। पानी के लिए लोगों को तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग पानी के टैंकर खरीद के काम चला लेते हैं, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को 3 से 5 घंटे पानी भरने की कोशिश में लग जाते हैं। कलवा, मुंब्रा और दीवा में एक ही सोर्स है, वो MIDC का है और MIDC का जो पानी का साटा जो है बहुत कम हो रहा है। उसी हिसाब से वो 60 आवर्स का शटडाउन किया है। देश के कई राज्यों में गर्मी से अभी से लोग बेहाल हैं। गर्मी ने सबसे ज्यादा तेलंगाना में कहर बरपाया है। अब तक यहां लू लगने और गर्मी की वजह से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राज्य में सबसे ज्यादा मौतें महबूबनगर में हुई हैं, जहां 28 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं मेडक में 11, निजामाबाद में 7, खम्मम और करीमनगर में 5-5, आदिलाबाद और वारंगल में 4-4 और नालगोंडा में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं उड़ीसा के भी कई जिलों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। खबरें लगातार जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली में 15 अप्रैल से ऑड इवन स्कीम का दूसरा चरण लागू होने वाला है। इस बार दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम में स्कूल ड्रेस में बच्चों को ले जा रही गाड़ियों को छूट देगी। हालांकि इसके तौर तरीकों पर विचार हो रहा है। साथ ही पिछली बार की तरह इस बार भी महिला ड्राइवरों को छूट जारी रहेगी। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली की सड़कों पर फिर से गाड़ियों की आवाजाही कम हो जाएगी। राज्य के पथ परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बुधवार शाम इससे जुड़ी छूट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का समाधान होने तक महिला ड्राइवरों को छूट जारी रहेगी। एनवायरमेंट को बचाने की लड़ाई में साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी को, सुरक्षा का प्रश्न रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हम लोगों को इसमें एग्जम्पशन दिया जाए। दिल्ली सरकार ने स्कूल ड्रेस में बच्चों को ले जा रही गाड़ियों को भी छूट देने का फैसला किया है, लेकिन जब बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आने या उन्हें लाने जाने वाली गाड़ियों के बारे में परिवहन मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके तौर तरीकों के बारे में विचार किया जा रहा है और 1-2 दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा है। साथ ही सड़क पर जाम कम करने के लिए सरकार को डेस्टिनेशन बसें चलाने का भी सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में जल बोर्ड लोगों को लंबे चौड़े बिल थमा रहा है। परेशान लोग शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार पुराने पानी के बिल माफ करने का दावा कर रही है, वहीं जल बोर्ड मनमाना बिल भेज रहा है। खास रिपोर्ट।
ये है दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा का टोडापुर इलाका। इन घरों में ना तो पानी की टंकियां हैं, ना ही 24 घंटे पानी की सुविधा। दिन में आधे घंटे पानी आता है तो लोग बर्तनों और बाल्टियों में जरूरत का पानी रख लेते हैं। ऐसे में जब पानी का बिल मिला तो इनके होश उड़ गए। किसी को 8,000 का बिल मिला है तो किसी को 40,000 का। केजरीवाल जी बोले थे कि जो बिल माफ़ हो चुका है, हम अप्रैल 2015 तक हम बिल भर रखे हैं, हमारे पास पूरा रसीद पड़ा हुआ है। अभी तक आधा घंटा में कितना पानी आएगा ये तो पता ही, प्रेशर में पानी होता नहीं है जो इतना हम पानी भरेंगे, लेकिन बिल देख के आश्चर्य, इतना बिल आया कहाँ से। लोगों का कहना है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के पास अपनी शिकायत लेकर कई बार गए, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। माफ़ करने के लिए मेरे को बताया था तो मैं गया था, एप्लीकेशन वगैरह दे के आया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर भी बिल आ गया। माफ़ तो इन्होंने किया ही नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आते ही हर रोज 700 लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया था। साथ ही सरकार के 1 साल पूरा होने पर पुराना बकाया बिल माफ करने का वादा किया था। मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ऐसे बिलों का निपटारा किया जाएगा। 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। अगर किसी का मीटर नहीं है तो एवरेज का बिल उसका आता है, और पुराना कोई अगर उन्होंने कभी कनेक्शन लिया था जिसको उन्होंने कटाने की बात की तो उसका एवरेज का बिल जरूर बना होगा, जो माफ़ हो जाएगा जैसे ही वो मीटर लगवा लेंगे। जिन लोगों के यहाँ पे पाइपलाइन ही नहीं थी, यानी पानी कभी गया ही नहीं, और उनका बिल जल बोर्ड की तरफ से आया है, तो उनके बारे में तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि नो वाटर नो बिल, उनका बिल पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। दिल्ली में चारों तरफ केजरीवाल सरकार ने लोगों को बढ़े बिलों से आजादी दिलाने के होर्डिंग लगवाए हुए हैं। राज्य के बजट में भी बिजली पानी पर सब्सिडी जारी रखने की बात कही गई है। ऐसे में भारी भरकम बिल सरकार के वादों का ही मजाक उड़ा रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियां प्लास्टिक से बने बैनर और पोस्टरों का इस्तेमाल बंद करें। आयोग की तरफ से जारी ताज़ा निर्देशों में कहा गया है कि प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों के मद्देनजर राजनीतिक दल इन प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल करने से बचें। आयोग का ये निर्देश 5 राज्यों में चल रहे चुनाव प्रचार के मद्देनजर आया है। चुनाव आयोग ने इस बाबत 1999, 2003, 2004 और 2006 में जारी निर्देश का भी हवाला दिया है। इसके लिए आयोग चाहता है कि सभी राष्ट्रीय और राज्य की पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सही तरीके से सलाह दें। पठानकोट आतंकी हमले की जांच को लेकर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले में अब एनआईए ने अमेरिका के एफबीआई समेत कुछ विदेशी जांच एजेंसियों से मदद मांगी है। यह कदम मामले में पाकिस्तान के यू टर्न के बाद लिया गया है। एनआईए को पूरी जांच के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति के औपचारिक जवाब का अब भी इंतजार है। आतंकवाद का मसला अब भारत पाकिस्तान संबंधों का केंद्र बन गया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कि सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं होगा। Until we are able to address the issue effectively, obviously, it is hard for us to say that the relationship is normal, because this is what puts Pakistan in a different category than our other neighbors, because this is not an issue that comes up with other neighbors. So yes, terrorism remains very much the focus of the relationship, and Pathankot has made it so as well. एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को शामिल करने के मुद्दे पर चीन से बातचीत की है। इस मामले को एक उच्च स्तरीय बैठक में उठाया गया है। Is something we have taken up with the Chinese. We've taken it up at a fairly high level, and we will continue to pursue this with the Chinese. But this is an issue. It's an issue to be pursued with the Chinese in a UN context. इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के चश्मदीद जवानों से उसकी टीम को नहीं मिलने दिया गया। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी जांच दल को किससे मुलाकात की इजाजत दी जाएगी और किससे मिलने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 96 मछुआरों को रिहा कर दिया है। बाकी 3 मछुआरों को आज छोड़ा जाएगा। श्रीलंका की अदालतों के आदेश के बाद मछुआरों की रिहाई मुमकिन हो पाई है। इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इन मछुआरों को आज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास भारतीय तट रक्षक को सौंप दिया जाएगा।
इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने मछुआरों की रिहाई के मसले पर प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। जयललिता ने प्रधानमंत्री से मछुआरों से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उच्च स्तर पर कोशिश करने की अपील की है। पनामा पेपर लीक से जुड़े विवाद में फुटबॉल नियामक संस्था फीफा का नाम भी शामिल हो गया है। फीफा की एथिक्स समिति ने सदस्यों को पद से इस्तीफा देना पड़ा है, जबकि अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच आइसलैंड में बुधवार को प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन किया गया है। पनामा पेपर लीक मामले में फुटबॉल नियामक संस्था फीफा से जुड़े कई नाम सामने आने के बाद इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को स्विट्जरलैंड पुलिस ने यूईएफए मुख्यालय पर छापेमारी की। दस्तावेजों से पता चला कि फीफा के नए अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने भी रिश्वत लेने के मामले में अभियुक्त 2 कारोबारियों के साथ एक अनुबंध पर दस्तखत किए थे। हालांकि इन्फेंटिनो ने आरोपों से इनकार किया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों में जांच होनी चाहिए। There's a big grey area. People are talking about what's legal, what's not legal. And so I think, first of all, we need to go straight to the core of the people that have been found complicit in corruption, in money laundering, and go straight ahead with prosecutions and sanctions. पनामा की कानूनी फर्म मोज़ैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों में अपना नाम आने के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने जांच के आदेश दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके वित्तीय लेन-देन में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। Company was not opening the banking account. This company was not got a penny from Ukraine. And the only purpose of that was a transparent separation business of the Ukrainian president from any political influence. उधर आइसलैंड में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डेविड गुनलॉक्सन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद वहां नई सरकार का गठन किया गया है। My best, and I am hoping that the people of Iceland will see that the new government will increase the stability both in politics and in the governance. इस बीच पनामा के राष्ट्रपति ने इस मामले से जुड़े सभी देशों से जांच में सहयोग की अपील की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में ज्यादा पारदर्शिता लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस साल स्वास्थ्य दिवस का फोकस डायबिटीज पर है। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि डायबिटीज एक बड़ी समस्या बन चुकी है और दुनिया का हर 11वां आदमी इस बीमारी से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में डायबिटीज हर साल करीब 37 लाख लोगों की जान ले रही है। अकेले भारत में पिछले साल डायबिटीज से 2 लाख से ज्यादा को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनमें से करीब 1.25 लाख लोगों की उम्र 30 साल से 69 साल के बीच थी। WHO के मुताबिक सही इलाज और दवाओं की कमी इसकी बड़ी वजह है। Only 1 in 3 of the poorest countries report having access to insulin for those who need it, while we know that insulin is a life-saving medicine. WHO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मधुमेह से पीड़ित लोगों की तादाद पिछले 35 साल में 4 गुना बढ़ गई है। दुनिया में इस वक्त करीब 42 करोड़ 20 लाख मधुमेह के रोगी हैं। इनमें आधी से ज़्यादा सिर्फ 5 देशों भारत, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में रहते हैं। It draws attention to a huge rise in the number of adults affected by diabetes. They've moved up from 108 million in the 1980s to 422 million today. This is 4 times more. WHO का कहना है कि कई देशों में दवा, तकनीक और इलाज लोगों की पहुंच से बाहर है और इन लोगों तक डायबिटीज की दवा पहुंचाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की जयंती है। सितार वादक के रूप में रविशंकर ने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें विश्व संगीत का गॉडफादर कहा था। आज ही के दिन 1920 में बनारस में जन्मे पंडित रविशंकर ने परंपराओं को तोड़कर शास्त्रीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। सत्यजीत रे की शानदार कृति अपुट्रोलॉजी को उन्होंने अपना संगीत दिया। रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी भी उन्हीं की धुन से सजी थी। 1986 से 1992 तक राज्यसभा के वो सदस्य रहे। 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल से सज्जाद लोन का इस्तीफा, मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज। इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के फैसले का इंतजार। श्रीनगर एनआईटी में तनाव बरकरार, बाहरी छात्रों का कश्मीर से बाहर कैंपस शिफ्ट करने की मांग। केंद्र और राज्य सरकार ने छात्रों की सुरक्षा का दिया भरोसा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर हाईकोर्ट से आज आ सकता है फैसला। कांग्रेस ने राज्यपाल और केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। हरीश रावत ने मोदी सरकार पर लगाया कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए ने एफबीआई से मांगा सहयोग। पाकिस्तान के रुख पर विदेश मंत्रालय की नाराजगी, कहा प्रभावी कदम के बाद ही रिश्ते होंगे सामान्य। पनामा पेपर लीक की आज फीफा तक पहुंची, नए अध्यक्ष गियानी की भूमिका पर सवाल। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।